नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान लिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हमने आपको बताया था कि फ़ोटो निर्वचन के साथ साथ फोटोग्राफी के जनरल एप्लीकेशन क्या क्या हैं। जनरल एप्लीकेशन मैंने बताया था जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री इत्यादि इत्यादि, इन्वायरमेंट, ये जनरल एप्लीकेशन थी। इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट मैंने नहीं लिया था, लेकिन फोटोग्राफ का मेन जो एप्लीकेशन है, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हमें काम में फोटोग्राफी का ज़रूरत पड़ती है फॉरेस्ट्री के केस में। फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में और फॉरेस्ट के क्षेत्र में हमें फ़ोटो इंटरप्रिटेशन और फोटोग्राफी के यूजेज देखने को मिलते हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसमें मैं अलग से ले रहा हूँ। जैसे एग्रीकल्चर के पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास धान की खेती में कहाँ कहाँ है और क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसमें मतलब कोई बदलाव तो नहीं आया और क्या पैदावार उसकी होगी, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से फॉरेस्ट्री के केस में, फॉरेस्ट के फील्ड में भी हमें इसके बहुत से उदाहरण, बहुत से इसमें एप्लीकेशन मिलते हैं। जैसे फॉरेस्ट मैपिंग, वन मानचित्रण, मतलब फॉरेस्ट मैपिंग का मतलब हुआ कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट हैं और उनका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या आकार प्रकार है। फॉरेस्ट में क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आकार प्रकार फॉरेस्ट के है और उसमें प्रेजेंट कंडीशन फॉरेस्ट की क्या है और कितना इनका एरिया है, ये हम देखते हैं मानचित्रीकरण में। और इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इंटरप्रिटेशन यूज में लाते हैं। जैसे कितने टाइप के फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ है, कितना उनका एरिया है, हर फॉरेस्ट का कितना अलग अलग एरिया कहाँ कहाँ पर आता है और क्या उसके क्वांटिटेटिव पैरामीटर उन फॉरेस्ट में हैं। दूसरा उसका यूज है फॉरेस्ट इन्वेंट्री। फॉरेस्ट इन्वेंट्री का मतलब व्हाट फॉरेस्ट वी हैव, हाउ मच फॉरेस्ट वी हैव, वेयर दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड। वन आविष्करण मतलब कहाँ कहाँ, व्हाट फॉरेस्ट वी हैव, हाउ मच फॉरेस्ट वी हैव, वेयर दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड, ये हम देखते हैं फॉरेस्ट इन्वेंट्री में। फॉरेस्ट इन्वेंट्री करने के लिए हम क्या है करते हैं, पहले फ़ोटो इंटरप्रेशन किया जाता है। फोटोग्राफ को स्टीरियोस्कोप के अंतर्गत इंटरप्रेट करके उसमें अलग अलग पैसेज, अलग अलग अनोटेशन किया जाता है। मतलब अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू हाइट, स्पेशीज कंपोजिशन एंड डेंसिटी हम अलग अलग करते हैं। फिर हर फॉरेस्ट के पैच में को हम मैप में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उस मैप को हम फील्ड में ले जाकर देखते हैं कि भाई इस पैच के अंदर क्या क्या है। मतलब उसमें प्लॉट लेआउट किया जाता है। प्लॉट लेआउट करने के बाद उसका क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाता है कि कितना इसमें वॉल्यूम, कितना ग्रोइंग स्टॉक मिलेगा इस जंगल के अंदर। Now we will discuss the specific examples of qualitative and quantitative photo interpretation studies in the field of forestry. The specific application, पहले हमने जनरल एप्लीकेशन बताया था आपको, अब स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉरेस्ट्री के केस में हम बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला यूज तो फोटोग्राफ का फॉरेस्ट मैपिंग के लिए है। फॉरेस्ट मैप इज एन एसेंशियल टूल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज फॉरेस्ट मैप। कहाँ कहाँ पर कौन सा जंगल है, क्या उसकी घनत्व है और क्या उसकी कंडीशन है, प्लांटेशन है कि प्राकृतिक जंगल है कि मैनमेड जंगल है, ये सब आपको फॉरेस्ट मैपिंग में मिलेगा। और फॉरेस्ट मैपिंग के लिए भी हम फ़ोटो इंटरप्रेशन करते हैं।
फोटो डिस्क्रिप्शन विद रेस्पेक्ट टाइप, डेंसिटी एंड स्पीशीज कंपोजिशन के लिए हम पहले मैप तैयार किया जाता है। पहले फ़ोटो में एनोटेशन होगा, फ़ोटो में एनोटेशन करने के बाद इसको बेस मैप में ट्रांसफ़र किया जाता है। बेस मैप ट्रांसफ़र करने के बाद उसको फिर फॉरेस्ट मैप इसका बनाया जाता है। इस फॉरेस्ट मैप को फिर हम फील्ड में ले जाते हैं। फील्ड में हर पैच जहाँ जहाँ हमने अनोटेशन किया है विद रेस्पेक्ट टू हाइट, डेंसिटी, स्पीशीज कंपोजिशन, उस पैच के अंतर्गत हम प्लॉट लेआउट करते हैं। प्लॉट लेआउट करने के बाद उसका हाइट, डेंसिटी, स्पीशीज कंपोजिशन और इसमें प्लॉट के अंदर लेके उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फॉरेस्ट वॉल्यूम दिखाते हैं, फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक दिखाते हैं, बायोमास दिखाते हैं, फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक, फॉरेस्ट वॉल्यूम, फॉरेस्ट बायोमास। तो फॉरेस्ट मैप पहले बनाया जाता है, उसके बाद फॉरेस्ट इन्वेंट्री हम करते हैं फॉरेस्ट मैप के आधार पर। जब फॉरेस्ट मैप किया बनाया जाता है, फॉरेस्ट इन्वेंट्री हो जाती पूरी, तब उसका फॉरेस्ट का प्रबंधन आता है। प्रबंधन के लिए हमें बहुत सी सूचनाएं चाहिए। प्रबंधन कैसे करते हैं? जैसे प्रबंधन कहते किसको हैं? जो कि प्रबंधन कहते हैं जो कि आपके साइंटिफिक इनपुट्स और आपका इकोनॉमिक इनपुट्स उसमें देने पड़ते हैं, उसके बेटरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट के सुधारीकरण के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम करते हैं, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैपिंग और इन्वेंट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे प्रबंधन के क्षेत्र में आपका फायर लाइन्स आती हैं। फायर लाइन कहाँ कहाँ बनानी है और कहाँ कहाँ पर आपको फॉरेस्ट में वीडिंग करना है, कहाँ कहाँ पर थिनिंग करना है, कहाँ कहाँ प्लांटेशन लगाना है, कहाँ कहाँ कौन सा जंगल लगाना है, किस तरह की मिट्टी है और उसमें कौन सा जंगल आएगा, और इन सब के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या साइंटिफिक इनपुट्स आपको डालने हैं, ताकि अच्छा से अच्छा जंगल वहाँ पर आ सके और उसमें आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की मतलब बाधा ना आए, इस तरह की कोई हानिकारक चीज़ें पैदा ना हो जिससे हमारा प्रबंधन बिगड़े ना। तो ये मानचित्रीकरण, इन्वेंट्रीकरण, मैपिंग, इन्वेंट्री, मैनेजमेंट, ये तीन पार्ट अलग हैं। और तीन पार्टों के लिए हम क्या क्या करते हैं? पहले हम फॉरेस्ट टाइप अलग करते हैं। फोटोग्राफ में फॉरेस्ट टाइप अलग किया जाता है, कौन कौन से जंगल हैं, और जंगलों में अलग करने के लिए फिर इंटरप्रिटेशन अंडर मिरर टेलीस्कोप हम देखते हैं। और इससे पहले, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कि आपको जनरल आइडिया अबाउट द टोपोग्राफी, वेजिटेशन, लैंड यूज एंड कवर क्लासेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया का पता होना चाहिए। अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते कहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ व्हाट, यू कैन नॉट से। जैसे अलग अलग तरह के टोन आए, टेक्सचर आए, तो आप ये नहीं कर सकते कि टोन किससे रिजेंबल करता है, ये टेक्सचर किस चीज़ का है। इससे पहले आपको जनरल आइडिया अबाउट द टोपोग्राफी, वेजिटेशन का होना चाहिए। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन विजिट, जनरल सर्वे। जनरल सर्वे करने के बाद तब आपको सैंपल सर्वे के अंतर्गत वो देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर ये जंगल था, ये घनत्व था, तो कौन सा टोन, कौन सा टेक्सचर और कौन सा एसोसिएशन, ये सब फोटोग्राफी एलिमेंट्स इसमें विद्यमान हैं, और उसी को हमें एक्सट्रापोलेट करते हैं। एक्सट्रापोलेट करने के बाद पूरा फोटोग्राफ को एनोटेशन किया जाता है टाइप में, अलग अलग टाइप के, जैसे चीड़ है, ओक है, साल है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट को हम अनोटेट करते हैं फोटोग्राफ के अंतर्गत। और अनोटेशन करने के बाद वही चीज़ हमारी फॉरेस्ट मैपिंग में भी जाती है। फिर आप उसके बाद घनत्व का, डेंसिटी, घनत्व, जैसे इनका आपस में कितने जुड़ा है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से कितने जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, कम अलग हैं, या एकदम जुड़े हुए हैं। पेड़ों का जो इनका कनोपी है, पेड़ों की जो कनोपी है, अगर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी होगी तो हाई डेंसिटी कहलाएगी, मोर देन 80% आप कर सकते हैं। थोड़ी सी कम होगी, फिर उसके बाद 60 to 80 कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर कम होगी तो आपको 40 to 60 कर सकते हैं। फिर कम होगा तो फिर 20 to 40 कर सकते हैं, लेस देन 20 कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मोर देन 80%, 60 to 80%, 40 to 60%, 20 to 40%, लेस देन 20%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका जुड़ाव, जंगल में कनोपी का जुड़ाव एक दूसरे से कितना है, और हम इसको
पहले नापते हैं ग्राउंड में कितना % जुलाव है, इनका घनत्व कितना है, वही घनत्व आप फिर नोट करते हैं फोटोग्राफ में। फोटोग्राफ में नोट करने के बाद उसका टोन, टेक्सचर, ये जो भी है इसको इसके हिसाब से अलग किया जाता है। ये देखा गया है कि हाई डेंसिटी का जो जंगल है वो आपको फाइन टेक्सचर में या मीडियम टेक्सचर में मिलता है, और मीडियम डेंसिटी का जो है मीडियम टेक्सचर में दिखेगा आपको, और लो डेंसिटी का आपको कोस्ट में दिखेगा, रफ में दिखेगा। तो डेंसिटी का टेक्सचर से एकदम से कनेक्शन है। डेंसिटी हाई होने से टेक्सचर अलग होगा, लो डेंसिटी होने से अलग होगा, मीडियम डेंसिटी होने से अलग होगा। अलग अलग डेंसिटी के अलग अलग टेक्सचर आपके मिलेंगे, और टोनल वेरिएशन भी अलग अलग उनका होगा। टाइप हो गया, घनत्व हो गया। अब आजकल आपने सुना होगा कि जब जंगल कट जाते हैं, ज़मीन बंजर पड़ जाती है, तो पर्यावरण में बहुत से बदलाव आ जाते हैं। अकाल पड़ जाता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ जाता है। तो ये जंगलों के कटाव से, उसके विघटन से, डिग्रेडेशन से आमूमन हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर जंगल नहीं है, अफॉरेस्टेशन, मतलब अफॉरेस्टेशन इज ए रेजिंग फॉरेस्ट वेयर देयर हैड बीन नो फॉरेस्ट एट ऑल। अफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? अफॉरेस्टेशन कहते हैं दिस इज एक्ट ऑफ रेजिंग द फॉरेस्ट वेयर देयर हैड बीन नो फॉरेस्ट सिंस लॉन्ग बैक। तो ये साइट्स हमें पता करनी होती फोटोग्राफ में, कहाँ पर जंगल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थे पहले, बहुत पहले से जंगल नहीं है। तो उसमें जंगल लगाने के हम अलग से उसका एरिया उसको कैलकुलेट करते हैं। रिफॉरेस्टेशन वाला टू सप्लीमेंट द फॉरेस्ट, जहाँ पर वन थे लेकिन वनों के उसमें आग लग गई, या कुछ पेड़ रह गए, कुछ कट गए, या डिग्रेडेशन हो गया, तो उसको रिफॉरेस्टेशन, उसका फिर पुनर्रोपण उसको हम करते हैं। उसमें दोबारा जंगल जगह जहाँ जहाँ पर गैप है वहाँ पर दोबारा पेड़ लगाए जाते हैं। और इसमें रिफॉरेस्टेशन में कौन से तरह के पेड़ लगेंगे इसका भी, और इसको कितना टाइम हो गया, कब से ये जंगल विघटन हुआ है, और उसको देखा जाता है, उसकी मिट्टी को देखा जाता है, तब जाके उसको रिफॉरेस्टेशन होता है। तो रिफॉरेस्टेशन साइट भी हम फोटोग्राफ से पता कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, जंगलों की कटाई कहाँ पर हुई? जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले कहीं पर घना जंगल था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर हमने 4 साल बाद देखा, पिछले 4 साल में देखा तो उसकी कम घना हो गया, फिर 3 साल में देखा फिर कम घना हो गया, फिर 2 साल में देखा बिल्कुल ओपन, और इस साल वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया जंगल। डिफॉरेस्टेशन, पूरा कंप्लीट जंगल ख़त्म हो गया और डेजर्टिफिकेशन की तरफ वो हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जंगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसमें डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से मिट्टी का गुणवत्ता बदल जाएगी। मिट्टी की गुणवत्ता बदल जाएगी तो इसको ग्राउंड में जाके हम देखेंगे कि मिट्टी में कौन सी क्या pH वैल्यू थी और उसमें कौन सा जंगल लगेगा। अफॉरेस्टेशन होगा या रिफॉरेस्टेशन होगा, ये हमें देखना पड़ेगा ग्राउंड में जाके। डैमेज असेसमेंट, आजकल जंगलों में आपके बीमारी बहुत लग रही है। बीमारी बहुत सी, जैसे आपका साल है, होप्लोसिनामिस स्पिनिकॉर्निस एक कीड़ा है, वो साल के जंगलों को नुकसान दे रहा है। उसे टीक का जंगल है, टेक्टोना ग्रैंडिस, उसका एक कीड़ा है, उसको कहते हैं हेबेलिया मकैरिस, वो डिजीज़ है हेबेलिया मकैरिस। तो ये टीक और साल को दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, बीमारी पहुंचा रही है। तो हम फोटोग्राफ में ये कहाँ पर डैमेज हो रखा है, कितनी इंटेंसिटी का डैमेज हो रखा है, और ताकि वो पेड़ों को निकालना है कि नहीं निकालना है, उसमें दवाई डालनी है, क्या करना है, ये सब इसको फ़ोटो में देख के हम बता सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि भाई इतना एरिया में आपका नुकसान हुआ है, इसमें आपको बीमारी लगी है, इतने एरिया में डैमेज कर रखा है, तो आप इतने एरिया को इसका उपाय कर सकते हैं। या जहाँ भी इसके एक्सपर्ट हैं उसको दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो डैमेज ऑफ द असेसमेंट, डैमेज बीमारी से भी हो सकता है, डैमेज आपका ये पालतू जानवर भी डैमेज करते हैं, डैमेज आपका ये जो पशु चरागाह लोग हैं, पशु चराने वाले लोग हैं, वो भी डैमेज कर सकते हैं, गांव वाले डैमेज कर सकते हैं। इसका आकलन फोटोग्राफ से हो सकता है।
पोटेंशियल एरियाज फॉर अफॉरेस्टेशन। अब ये भी देखा जाता है पोटेंशियल एरिया अफॉरेस्टेशन के कौन कौन से हैं। पोटेंशियल एरिया मतलब अफॉरेस्टेशन के लिए मान लिया जाए आपका जंगल अच्छा खासा जंगल है, या आपने जंगल लगा रखा है, या आपका प्राकृतिक जंगल वहाँ पर है, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। पोटेंशियल एरिया फॉर अफॉरेस्टेशन, वनीकरण के लिए संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब पोटेंशियल एरिया के संभावित जो क्षेत्र होंगे, आपके जो प्राकृतिक जंगल हैं, प्राकृतिक जंगल या मैन मेड जंगल हैं, मैन मेड जंगल हैं, प्राकृतिक जंगल जो हैं, उनमें कहाँ पर आपके अफॉरेस्टेशन की संभावना है, इसको आपको देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोटो इंटरप्रेटेशन के जरिए उसको देखिए, उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर जंगल अच्छा खासा हेल्दी फॉरेस्ट है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट, पेड़ की ऊंचाई, फोटो इंटरप्रिटेशन से हम पेड़ की ऊंचाई भी माप सकते हैं। इसका पेड़ की ऊंचाई, उसका क्या हाइट है पेड़ की, ये कैसे पता लगेगा। जैसे कि मैंने कहा था, एन एरियल फोटोग्राफी है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मीन्स द लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर coinciding at one place, then going towards their respective direction. Because of the perspective projection property of the aerial photograph, the objects having the height are readily displaced. They keep relief displacement, and because of this relief displacement we can measure the height of the tree. This I will give you the figure. In that figure it is very clear, because of relief displacement we can measure the height when these two triangles are symmetrical to each other, then we can calculate the height. ट्री क्राउन डायमीटर, पेड़ का ताज व्यास, पेड़ का क्राउन कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं। क्राउन डेंसिटी, पेड़ का ताज घनत्व कितना है ये भी निकाल सकते हैं। ट्री क्राउन काउंट, वृक्ष मुकुट गिनती, उसको निकाल सकते हैं। एरिया डिटर्मिनेशन, एरिया कितना है प्रत्येक जंगल का, कितने डेंसिटी क्लास का अलग अलग एरिया कितना है ये भी निर्धारण कर सकते हैं। वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, एरियल आयतन निर्धारण हम कर सकते हैं, क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के लिए आपको फिर इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा, और इन्वेंट्री से आपको जब क्वांटिटेटिव डेटा लेके आपको वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे जंगल का। जैसे ये पेड़ ऊंचाई के लिए है, ये स्मॉल डी जो है आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, और एच जो है फ्लाइंग हाइट है, आर जो है आपका प्रिंसिपल पॉइंट से लेके पेड़ के टॉप तक के डिस्टेंस है, और एच जो है स्मॉल एच जो है पेड़ की ऊंचाई है। तो अब इसमें जो अगर हम इसको फिगर बनाएंगे तो ये दो ट्रायंगल जो हैं, दो ट्रायंगल जो हैं हमारे सिमेट्रिकल बनते हैं। यहाँ कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ओ सी ए एंड ट्रायंगल ए ओ एन, ये दो ट्रायंगल सिमेट्रिकल हैं। और इसमें फिर दूसरे ट्रायंगल हैं ओ स्मॉल बी एन एंड कैपिटल बी एन ओ। इन दो ट्रायंगलों में हम ये रिलेशनशिप देखते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन फ्लाइंग हाइट माइनस हाइट ऑफ द ट्री। एक इक्वेशन बनती है। दूसरी इक्वेशन आपकी बनती है डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप ऑफ द ट्री माइनस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर अपॉन एच। आर क्या है आपका, टॉप से लेके ट्री टॉप, ऑब्जेक्ट के टॉप से लेके नाजिर पॉइंट तक की दूरी है, अपॉन एच। जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है वो नेट रिजल्ट है एच इज इक्वल टू स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्लाइंग हाइट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। और इसी को हम कर सकते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लाइंग हाइट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू height of the object. Relief displacement is proportional to the distance
फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ये रिलेशनशिप इसको दिखा रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु जो कि हाइट रखती है, जिसका 3 डायमेंशनल व्यू में है, उसका हम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी हाइट को हम शैडो लेंथ मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए शैडो लेंथ मेथड में छाया लंबाई की विधि कैसी है। अब ये जो ट्रायंगल बनता है, ये पेड़ है आपका एच, स्मॉल एच जो है पेड़ दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें आई, पेड़ पर से गई और यहाँ से आपका पेड़ का दूसरी पेड़ की बॉटम पर गई। पेड़ का बॉटम और टॉप जो है आपका शैडो दिखा रहा है। शैडो एच आई इज इक्वल टू शैडो एच जो टॉप हाइट ऑफ द ट्री। तो अब टेंजेंट थीटा वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू टेन थीटा। वर्टिकल डिस्टेंस जो एच स्मॉल एच, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू एच आई दैट इज शैडो। तो एच अपॉन एच एन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, where theta is the sun's inclination above the horizon at the time of photography. H is the height of the tree, HI is the shadow of the tree. तो इससे हम हाइट, अगर हम कोई पेड़, अगर काफ़ी लंबाई वाला पेड़ कहते हैं कि करीब 25-30 फीट का मीटर का जो पेड़ होता है, अगर वो डेंस फॉरेस्ट में न हो, थोड़ा सा ओपन फॉरेस्ट में हो, अगर उसकी शैडो हमें दिखाई देती है तो हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही पेड़ अगर डेंस फॉरेस्ट में है तो आपको इसको हाइट नहीं नाप सकते। हाइट के लिए ज़रूरी है कि आपको शैडो का होना। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, अगर पेड़ अगर किसी ढलान में है तो इसका जो शैडो है, जो इसका छाया है, वो लंबी बनेगी। और पेड़ अगर इसके विपरीत दिशा में है तो उसका जो आपका शैडो है वो छोटी बनती रहेगी। तो ये इसके लिमिटेशन है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में करीब 11-12 बजे के आसपास जब परफेक्ट आपका शैडो बन रहा है पेड़ के स्मेटिक, तो उसमें आपका हाइट इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई कॉमन मेथड नहीं है, हर जगह ये आपको काम नहीं आ सकता। जहाँ पर इसकी आइडियल सिचुएशन है वहीं पर काम आएगा। लेकिन ये जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड है, ये आपको हर हालत में हर जगह काम देता है। ये बिल्कुल कॉमन मेथड है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी कॉमन मेथड है पैरेलक्स बार मेथड। पैरेलक्स कहते हैं द अपरेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। कोई चीज़ को आप देख रहे हैं तो चीज़ अगर हवाई जहाज से अगर कैमरा एक किसी पेड़ को या किसी मकान को किसी पर्टिकुलर जगह से देख रहा है तो मकान जो है उसकी तरफ ऐसे मतलब पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर वो जहाज़ की पोजीशन अगर विपरीत दिशा को चली जाए तो उसका जो मकान के जो पोजीशन है उसको भी अलग दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं पैरेलक्स। पैरेलक्स इज द अपरेंट चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये पैरेलक्स जो है डेल्टा पी से हमने इसको दर्शाया है। इसका बहुत बड़ा फार्मूला है, काफ़ी डिडक्शन फार्मूला में ये काफ़ी टफ होगा, इसलिए मैंने केवल आपको इसमें फार्मूला दे रहा हूँ। इसमें कैसे डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन होगा, ये डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। केवल आप फार्मूला इसमें देख लें, अगर फार्मूला में लगा देंगे तब भी आपको हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हाइट कैलकुलेशन की सबसे एक्यूरेट मेथड है, सबसे एक्यूरेट मेथड है। आपको क्या करना पड़ता है, दोनों फोटोग्राफ जिनका ओवरलैपिंग फोटोग्राफ को अंडर मिरर रखने के बाद आपको पहले तो पैरेलक्स डिफरेंस नोट करना पड़ेगा और एब्सोल्यूट पैरेलक्स नोट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पैरेलक्स कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट, मतलब ट्रांसफर प्रिंसिपल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की दूरी होगी। और पैरेलक्स डिफरेंस आपको ट्री के बेस की रीडिंग नोट करनी पड़ेगी पैरेलक्स बार से और टॉप की रीडिंग नोट करनी पड़ेगी। पैरेलक्स बार इज अ हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट इन विच द glass plate, two identical glass plates are fixed in two different points. One glass plate is movable and another is fixed, and both the glass plates are engraved with the minute dot plus
and circle. Once you are keeping this parallax bar under mirror stereoscope, after getting three-dimensional view, you will see if those points are not matching with each other, then it will appear as a floating point. They will appear as a floating point. Once the points are matching exactly with each other, you may take a plus point, you may take a circular point, you may take the dot one, but they should not be in a floating position. They should be kept in a exactly symmetrical. Just place one of the point, both the point at the base of the tree, then move the parallax bar until unless the same point comes at the top of the tree, and note down the reading in the first condition and the second condition. Then calculate the difference. That difference is the parallax difference. Then you deduce the parallax difference, that reading in a parallax difference, and you have already flying height. It is given there. Base this your absolute parallax you have been given. Then you can calculate the height of the object. क्रोन डायमीटर मेजरिंग डिवाइस, इसके 3 डिवाइस हैं। क्रोन डायमीटर कैसे मेजर करेंगे? क्रोन डायमीटर क्यों मेजर कर दिया जाता है? इससे देखा जाता है पेड़ की स्थिति क्या है, यह हेल्दी है, बड़ा है, छोटा है, और क्रोन डायमीटर से पता लगता है, पेड़ का टाइप भी पता लगता है। अगर नुकीला टाइप का डायमीटर है, टिप है, तो ये कोई कोनिफर होगा। अगर आपका बड़ा डोम लाइक अगर है, इसका कनोपी है, तो ये आपका ब्रॉड लीफ में आ सकता है। इस तरह के आपको क्रोन डायमीटर का में नापने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे डेंसिटी का भी पता लगता है, टाइप का भी पता लगता है, और उसकी क्रॉप की हेल्थ का भी पता लगता है। तो इसके 3 प्रकार हैं: क्रोन डायमीटर डॉट गॉज, माइक्रोमीटर वेज, पैरेलैक्स बार। अब पहले है क्रोन डायमीटर डॉट गॉज। ये दिखा रहा है आपको 2 लाइन होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया में 2 लाइन्स होती, उनमें 2 लाइन्स आर इंग्रेव्ड बाय द पर्टिकुलर स्केल, एंड इफ these 2 lines are made just touching condition at 2 periphery of the crown, then you can note down the reading in x direction and y direction. Touch point and note down the reading, and in the x direction also make the average of these 2 readings. Then if the crown is not a perfectly round, this is the method. If the crown is exactly round in shape, almost round shape, then you can have micrometer wedge, crown dot gauge. Then circular readings you can have. Those have the already given. If this is the circle, this is the diameter. If this is the circle, this is the diameter. It is written there. You can make it touch. Then with the crown, then you can note down the reading. Then parallax bar. In parallax bar also, you can just under mirror stereoscope, parallax bar you make just in one periphery. Readings are given in parallax bar. Make touch in one reading in one edge, another reading another edge. Note down the reading. Then make the average in 2 directions there. Graduated magnifying lens. मैग्नीफाइंग लेंस है जो उसमें आपको दिखाता है कि एक मिलीमीटर को भी 10 भाग में उसको डिवाइड किया होता है। 1 मिलीमीटर को 10 भाग में डिवाइड किया होता है। उसमें सैंपल स्केल आप मैग्नीफाइंग लेंस में 1 मिलीमीटर को भी आप या सेंटीमीटर लीजिए, मिलीमीटर लीजिए, उसको मेक इट टच विद 2 पेरिफेरीज ऑफ द क्राउन, देन यू कैन मेक डाउन द रीडिंग थियरिस्टल। तो इसमें 4 आपकी मेथड्स हैं। किसी एक मेथड का आप ले सकते हैं, जो भी सुविधा है। अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप सिंपल स्केल ले लीजिए। सिंपल स्केल से भी आप क्राउन डायमीटर नोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आएगी। उसमें एक्यूरेसी हो सकता है कि 1 मीटर 2 मीटर का अंतर पड़ जाए आपको। क्राउन क्लोजर। अब क्राउन क्लोजर जैसे क्राउन क्लोजर का मतलब डेंसिटी, फॉरेस्ट घनत्व कितना है, proportion of the ground area covered by the vertical projection of the canopy as seen in the vertical aerial photographs, regardless of whether this closure will ever become complete. Ground closure किसको होता है? Proportion of the ground area covered by the vertical projection. पेड़
ज़मीन में खड़ा है और उसका जो कैनोपी है कितना प्रोपोर्शन वो ग्राउंड को कवर कर रही है, जंगल के जो कैनोपी है ग्राउंड को कितना कवर कर रही है, तो ये जो प्रोपोर्शन है कैनोपी प्रोपोर्शन एंड डिवाइडेड बाय द ग्राउंड एरिया, दैट इज अ क्रोन क्लोजर, क्रोन डेंसिटी इसको कहा जाता है। तो इसके मेथड हैं आपके डॉट सैम्पलिंग टेक्निक और ऑकुलर एस्टिमेशन। अब आपने डॉट सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, दिस डॉट सैम्पलिंग है ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। डॉट सैम्पलिंग टेक्निक में आपको द माइन्यूट डॉट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड evenly on a transparent paper, minute dots, 1 millimeter, 2 millimeter dot, depending upon the accuracy of the clone closure estimation. Then dots are distributed on a transparent paper. You count the number of dots. Each dot is evaluated for the particular area. For example, in 1 hectare, 1 centimeter or 1 centimeter, you have distributed equally 25 dots. Then you can calculate the value of 1 dot. How much will be the value of 1 dot? You can calculate here. If 25 dots are falling on the tree crowns, then you can multiply the value with the 25 dots. That will be the area of the clone closure. Then ocular estimation, subjective approach. You go to the forest, see the sky, then see the openings, the percentage of opening, and the percentage of opening will itself give you the idea of how much is the clone closure, whether it is 80%, 100%, 60% or whatever it is. And if you want to convert it to objective one, then you can just have stepping inside the forest. For example, every after 10 steps you see towards the sky. Whether there is an opening, then you write minus. Then go again 10 steps, see the sky. Whether it is a crone is there, then you write here plus. Then write like that, you can have the traversing of 100 meter in x direction, 100 meter y direction in zigzag condition. You can calculate plus and minus, how many plus, how many minus. Minus indicate the opening of the sky, plus indicate the crowns. Then out of, for example, you have taken 100 stations. Out of 100 stations, there are 80 plus stations, then crown density will be 100 to 80%. If there are 60%, 60 crowns, then it is 60%. So you have to assess the crowns while traversing the forest area. And once you have traversed the forest area, you can make up your mind the same thing in the photography. You take the photograph of the forest, then have the traversing, then make up your mind, come to the laboratory, see the photograph under mirror telescope, then you can annotate the photograph based on the ground condition, and then you can extrapolate the depth of the photographic position. Tree crown count. You can count the number of trees. How many trees are there? You can count the number of crowns. For example, in 1 hectare forest, how many trees are there? Then you can calculate the tree density per hectare. You can count the tree density per hectare. And counting the tree will be very much helpful for assessment of the survival percentage in plantation and assessment of the survival percentage within the natural forest area, how much the trees in a 1 hectare area, how many trees in the, like that one you can have the estimation with respect to survival percentage of the plants. Now in this particular lecture you have learned the utility, the application of aerial photographs in the field of forestry, a specific field in the forestry. Since forest is the very second largest ecosystem of the world and it has maximum contribution with the climate change, with the maximum contribution in the environment in the country, in the nation itself. So I have taken a specific study in the field of forestry and using the aerial photo interception technique. In photo interception technique,
We can assess the forest with respect to height, density, species composition. We can prepare the forest maps. We can have the forest inventory, quantitative analysis, qualitative analysis. You can have the forest management. And by measuring the height of the trees, by measuring the density of the grounds, density of the forest, by counting the number of trees within the particular area, and by assessing the condition of the forest and disease, any disease condition in the forest, and we can give the alert to the forest department if there is a condition very bad within the forest area. We can assess the afforestation sites, we can assess the reforestation sites, we can evaluate and assess the type of the forest which can be raised in that particular area. Whether this area is fit for a particular forest, maybe pine, maybe oak, maybe your sal, whatever the site is there. Based on environmental condition, based on the site condition, we can tell the user, you can direct the user to plant such kind of species, and you can give the alert to the forest department that this is the forest is having this kind of condition. And as well as you can have the potential area, afforestation area. You can have the potential reforestation area depending upon the potential, depending upon the condition of the forest and the type of the forest and the health of the forest. All these conditions are taken into account for the potential area of the afforestation, reforestation, social forestry, farm forestry, agroforestry, otherwise that's one. We can have the utility of the photograph for afforestation, reforestation, social forestry, farm forestry, agroforestry. You can have the specific utility of the photograph in case of the agriculture also, condition of the agricultural land, and whether any disease is there, or the for agriculture needs some irrigation, or it is lying dry, or the productivity, whatever it is, you can have the assessment on the photography after interpreting the photograph. Since photograph gives three-dimensional view, and this itself gives you the particular identification criteria for different kind of sites.